Hello dear student, good morning. So we were learning about a beam in which we have already discussed what is beam and what kind of support a beam has in our daily life practice. So now we will see classification of beam on the basis of analysis of support. अभी तक जो हमने बीम का सपोर्ट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि कैसा सपोर्ट है, मतलब कि रोलर सपोर्ट या क्या नाम है पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है, ठीक है, या आपका फिक्स सपोर्ट है। इसके बारे में जो है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। उसके अलावा हमने बीम के बारे में डिस्कस किया था कि बीम एक्चुअली में होती क्या है, कैसे किस तरीके से बीम को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एक जो है डिटेल्ड हमने डिस्कशन इन टॉपिक्स पे प्रीवियस लेक्चर में करा था। अब हम मूव करेंगे इसके आगे और जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बीम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट के आधार पे अगर हम बीम को क्लासिफाई करें तो दो तरीके की बीम होती है। एक होती है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, हिंदी में बोलेंगे स्थैतिक ज्ञात धरने, मतलब कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम मतलब कि ऐसी बीम जिसपे जो क्या नाम है आपके रिएक्शंस हों वो 3 या 3 से कम हो। अगर बात करें स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम, मतलब कि जो रिएक्शंस होंगे वो 3 से अधिक होंगे, 3 भी नहीं होंगे, 3 से अधिक होंगे। देखिए कैसे, देखिए जनरली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करते टाइम बताया था कि हमारे पास किसी भी क्या नाम है अननोन फोर्सेस को निकालने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जनरली 3 इक्वेशंस हैं। एक हम फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर लें, एक वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर लें, उसके अलावा एक मूवमेंट बैलेंस कर लें, यानी कि समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन और समेशन ऑफ मूवमेंट। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो अगर कोई ऐसी बीम है जिसमें जो रिएक्शंस हैं वो 3 या 3 से कम है तो हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके उनके रिएक्शंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर सेम कंडीशन क्या नाम है 3 से अधिक या 4 से ज्यादा अननोन्स हमारे पास हो, उस केस में क्या होगा कि हम इन इक्वेशंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जनरली अगर कोई बैलेंस ऑब्जेक्ट है उस पर हम 3 या 3 से कम फोर्सेस का एनालिसिस कर सकते हैं, और जब हम 3 या 3 से कम फोर्स का एनालिसिस करके उस स्ट्रक्चर पर लगने वाले फोर्स को निकालेंगे और उसके रिएक्शंस को निकालेंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं जैसे कि वे धरने जिनका विश्लेषण बलों के संतुलन के 3 समीकरण द्वारा किया जा सकता है। 3 समीकरण मतलब हॉरिजॉन्टल में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0, वर्टिकल में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। क्यों ये क्यों करते हैं? देखिए कोई बॉडी अगर है तो मान लीजिए ये हमारी एक बीम है, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक कोई बीम है ये, अब क्या है इस पे एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ इसके जो परपेंडिकुलर प्लेन है उसमें लग रहा है, तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी बीम अभी क्या है, ये संतुलन में है। ठीक है, संतुलन में मतलब बैलेंस कंडीशन में है। ठीक है, और मान लीजिए एक फोर्स लग रहा है डायरेक्ट वर्टिकल ना लग के थीटा एंगल पे लग रहा है, तो उसका अगर हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, उस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए डब्ल्यू फोर्स अगर थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है तो डब्ल्यू कॉस थीटा जो है
वो along the axis of this beam and W sin theta perpendicular to the axis of this beam, है ना। दो फोर्सेस काम करेंगे, तो एक तो हमको वर्टिकल डायरेक्शन में W cos थीटा और W sin थीटा को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन मिलेगा, और जो हॉरिजॉन्टल में लग रहा है W cos थीटा उसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल में एक रिएक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि दोनों डायरेक्शंस में फोर्सेस को बैलेंस कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास तीन अननोन अगर हैं तो हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और मूवमेंट को बैलेंस करके, क्योंकि बॉडी संतुलन में है, बैलेंस कंडीशन में है, हम उन अननोन्स को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की जो बीम्स होती हैं जिसमें तीन अननोन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। अगर बात करें कि इसकी कैटेगरी में कौन कौन सी बीम आएंगी, तो बात करें स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की, तो आपकी इस कैटेगरी में आपको जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम होगी, ये भी आपकी क्या है, एक तरीके से स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है। कैंटिलेवर बीम हो गई, ठीक है, या ओवरहैंग बीम हो गई, ये सारी बीम्स क्या है आपकी डिटरमिनेट बीम्स हैं। मतलब कि इनको हम सॉल्व करके और इनके जो क्या नाम है अननोन्स हैं, जो फोर्सेस इस पे कार्य कर रही हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम की, तो कैंटिलीवर बीम में देखिए क्या होता है, पहले आप इसको समझिएगा। कैंटिलीवर बीम जो होती है उसका एक एंड फिक्स रहता है। ये देखिए जो ए सिरा है ये फिक्स्ड है ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से मैंने बताया था, अगर हैचिंग लाइंस आपको दिखेंगी, ठीक है, किसी वर्टिकल लाइन के या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सिरा है ये फिक्स्ड है, ये ना तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकता, ना एक्स में, ना वाई में, ना क्या नाम है आउटवर्ड, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट भी नहीं कर सकता। ना तो मूवमेंट होगा ना तो रोटेशन होगा, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम में हमारा क्या होता है कि एक सिरा फिक्स होता है, एक एंड फ्री होता है। अगर हम बात करें ये जो एंड है जहां पे W1 फोर्स कार्य कर रही है, ये हमारा क्या है, फ्री एंड है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अरेंजमेंट होगा किसी बीम का तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें एंड ए की, तो इस पे बताइए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जब मैंने बताया था आपको, जब कोई फिक्स्ड बीम होगी तो उस पर तीन के तीनों फोर्सेस काम करेंगे, रिएक्शंस लगेंगे। क्यों? ना तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल में, ना तो ये वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, वर्टिकल में, ना तो ये रोटेट कर सकता है। तो यानी कि इफ वी टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस एंड रिएक्शंस, देन वी विल फाइंड दैट summation of x equal to 0, summation of forces in x direction equal to 0, summation of forces in y direction equal to 0, and summation of moment also about the point A is 0। मतलब ये हुआ कि अगर हम पॉइंट ए पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये बीम ए पे फिक्स है, तो x डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा, y डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू 0 होगा, और अबाउट ए मूवमेंट भी 0 होगा। तो मतलब कि हमारी जो तीनों रिएक्शंस हैं वो 0 होंगी, इक्वल टू 0 होंगी, और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अननोन कितने हैं, तीन ही तो होंगे। तो इस तरीके से क्या हो गई, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम हो गई, ठीक है। बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे जो हैं वो फ्रीली जो है किसी एक सपोर्ट पे रखे रहें, तो उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखिए यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर अब देखिए जहां पे रोलर सपोर्ट है वहां पे तो हमारा एक रिएक्शन लगेगा केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में ये मूव
कर सकता है अगर फोर्स अप्लाई करेंगे। और जहां पे आपका हिंज सपोर्ट है वहां पे दो रिएक्शन काम करेंगे। एक तो वर्टिकल, ना तो ये हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं, ना तो हम हॉरिजॉन्टल में मूव करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दो रिएक्शन हो जाएंगे। तो टोटल आपके नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हो गए? 3। तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? एक स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है ओवर हैंग बीम। अब ओवर हैंग बीम की बात करें तो पहले समझिए क्या होता है। जो एंड सपोर्ट होता है, कोई ऐसी बीम जिसका जो एंड सपोर्ट है, बीम उसके एंड सपोर्ट के आगे भी एक्सटेंडेड हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक साइड ही हो, दोनों साइड भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर बीम मान लीजिए ये हमारे पास एक बीम है, देखिए ये बी पॉइंट के आगे भी एक्सटेंड हुई है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि कैंटिलीवर और ओवरहैंग में अंतर क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो कैंटिलीवर होता है उसका एक एंड फिक्स होता है, दूसरा एंड फ्री होता है। यहां पे दोनों एंड फ्री हैं, कोई एंड फिक्स नहीं है। बट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो सपोर्ट होता है, चाहे एक सिरे पे चाहे दोनों सपोर्ट के सिरे से बीम क्या होती है? आगे तक एक्सटेंड रहती है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार की अगर बीम कोई अरेंजमेंट होगा तो उसको हम ओवरहैंग बीम कहते हैं। अगर हम बात करें, अब देखिए पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे हमारा कौन कौन सा होगा रिएक्शन? एक तो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पे हमें एक रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में लॉक रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेट W कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे एक मोमेंट भी जनरेट होगा अबाउट पॉइंट बी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, एक वर्टिकल और एक मोमेंट मिला के 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पे टोटल 3 रिएक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिकली जो है डिटरमाइन, हमारी ये जो बीम है ओवरहैंग बीम, इसको भी हम स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही रिएक्शन हो। अगर 2 रिएक्शन भी है तब भी वो स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम है, या एक रिएक्शन है तब भी वो स्टैटिकली डिटरमाइंड बीम है। अब नेक्स्ट हमारा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। ये आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। तो ऐसी बीम्स जिनमें नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या है, वो 3 से अधिक हों। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम बोलते हैं। जैसे बात करते हैं क्यों 3 से अधिक होने पे हम इनडिटरमिनेट बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्वेशन हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अज्ञान मतलब अननोन फोर्सेस को क्या नाम है, हम जान सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 से अधिक फोर्सेस जनरेट हो रही हैं तो हमारे पास जो है, हम इन इक्वेशंस के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी कि हम अननोन्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो अगर 3 से अधिक रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं तो उस केस में जो बीम होगी हमारी, वो इनडिटरमिनेट बीम हो जाएगी। यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? नंबर ऑफ रिएक्शन इज ग्रेटर देन 3। अगर बात करें डिफिनीशन की, तो ऐसी बीम्स जिनका जो एनालिसिस है वो जो हमारे फोर्सेस के बैलेंसिंग के 3 इक्वेशंस होते हैं, दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा वाई इक्वल टू 0 और सिग्मा एम इक्वल टू 0, उनके द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
जो बल हैं उनकी एनालिसिस इन तीनों इक्वेशन के द्वारा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार के जो बीम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम बोलते हैं। जैसे कि हमारा अगर बात करें स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम की, तो हमारी हो गई फिक्स्ड बीम। अब फिक्स्ड बीम क्या है, हमारी इनडिटर्मिनेट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोनों एंड्स पे फिक्स है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल 6 अननोन हो गए ना। टोटल क्या हो गए? 6 अननोन हो गए। यहाँ पे 3 कैसे हो गए? एक तो आपका हॉरिजॉन्टल में समेशन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा, एक मूवमेंट का रिएक्शन आएगा पॉइंट ए पे। पॉइंट बी पे भी बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक मूवमेंट। तो 3 3 6 अननोन हो गए। ठीक है, तो जो हमारी बीम होगी वो क्या हो जाएगी? इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। तो हमारी फिक्स्ड बीम क्या है? उस इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम है। उसके अलावा कॉन्टिन्यूअस बीम या सतत बीम। अब जहां पे जो सपोर्ट है अगर 2 या 2 से अधिक है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सपोर्ट पे कोई बीम अगर टिकी हुई है तो वहां पे अननोन्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लग रही है मान लीजिए, फिर यहाँ पे फोर्स W1 है, फिर W2 है तो उसका भी एक रिएक्शन लगेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस लगेगी। तो 2 ये हो गई, 4 2 6, टोटल जो है नंबर ऑफ रिएक्शंस क्या हो गई? 6 हो गई। जबकि अगर 3 से ये ज्यादा है तो हमारी क्या हो गई? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। जो हमारी बीम हो गई वो क्या हो गई? स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट या डिटर्मिनेट बीम क्या है। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर ये आपकी जो हिंज्ड सपोर्ट है, अगर वो एंड पे न लग के बीच में लगा है तो वो केवल जो है वो एक ही रिएक्शन जनरेट करेगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और अगर एंड पे लगा है तो वो 2 रिएक्शन जनरेट करेगा, जैसे ए और बी। तो यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल भी आ गया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ गई। और ये जो बीच में लगे हैं इन पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सी और डी पे नहीं आएगी। इसीलिए जो है आपका ये देखिए यहाँ पे एच ए लगा हुआ है। ए पॉइंट पे 2 रिएक्शन, सी और डी पे 1 रिएक्शन, फिर बी पॉइंट पे 2 रिएक्शन। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, यानी कि बीम पे जो लोड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है इसमें ये हमारा कंसंट्रेटेड आर पॉइंट लोड। ठीक है, कंसंट्रेटेड आर पॉइंट लोड की अगर बात करें तो ये जनरली एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही कार्य करते हैं। जैसे कि आप देखिए सी है या पॉइंट डी है या पॉइंट ई है, तो इस पे इसी पॉइंट पे ही फोर्स जो लोड है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी पॉइंट पे कंसंट्रेट है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम बात करें तो इन लोड्स को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड बोलते हैं। जनरली इनको हम, आपको पता है, लोड को या तो न्यूटन में या तो फिर केजी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको एरो दिख रहा है ये इनकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। यूजुअली आप देखेंगे फोर्सेस लोड को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो उसके अलावा जो है कंसंट्रेट आप देख के ही जान जाएंगे किसी एक पॉइंट पे ही ये मतलब एज यूनिफॉर्मली पूरे बीम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, किसी बीम के किसी एक पॉइंट पे कार्य करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड। नेक्स्ट लोड है हमारा यूडीएल या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या हिंदी में बात करें तो समवितरित या एक समान बटा हुआ भार। ठीक है, अब देखिए जो यूडीएल होता है वो आपका बीम के लेंथ के अलॉन्ग हो सकता है, पूरी बीम पे ही
जो है कार्य कर रहा हो, या हो सकता है किसी पार्ट में बीम के कार्य कर रहा हो, तो वो लेंथ के अलोंग जो है समान रूप से उस लेंथ पे कार्य करता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसको हम प्रति एकांक लंबाई यानी कि पर यूनिट लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें टोटल लोड निकालना होता है तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने लेंथ में ये लगी रहती है। जनरली आपको दिया रहेगा 5 न्यूटन पर मीटर, मतलब कि 1 मीटर में 5 न्यूटन ये फोर्स लग रही है। अगर पूरी बीम आपकी 5 मीटर की है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 जो है 50 न्यूटन फोर्स टोटल लग रही होगी। एक तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आपको एरो बना के उनको ऊपर से अटैच कर दिया गया रहेगा, ठीक है, जोड़ दिया रहेगा। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हैं। अब देखिए अगर इनको आप कन्वर्ट करें, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मान लीजिए स्मॉल डब्ल्यू से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पर यूनिट लेंथ पे स्मॉल डब्ल्यू फोर्स कार्य कर रही है। तो अगर इसे टोटल लेंथ, ये कैपिटल एल है, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल इतना लोड ये कार्य करेगा। अब ये कहाँ कार्य करेगा? अगर इसको आप कंसंट्रेटेड लोड में बदलना चाहें, जो यूडीएल है इसको आप कंसंट्रेटेड लोड में बदलना चाहें, तो जो पर यूनिट लेंथ पे कितनी फोर्स कार्य कर रही है उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और उसको अप्लाई कहाँ करेंगे? जो भी लेंथ होगी उसके मिडल में, यानी कि हाफ ऑफ द लेंथ, दैट इज L/2। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट फोर्स में या यूनिट वेट में, यूनिट लोड में सॉरी, तो यहां पे क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू जो पर यूनिट लेंथ पे कार्य कर रहा है उससे लेंथ की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और अप्लाई कहां करेंगे? एज अ कंसंट्रेटेड लोड मिडिल ऑफ द बीम, दैट इज L/2। तो इस तरीके से जो है यूडीएल को हम कंसंट्रेटेड लोड में बदल सकते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट यूडीएल की। अगर हम बात कर रहे थे तो देखें यूडीएल में अगर मान लीजिए कि किस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया आपको, यूडीएल को अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उसे आप कंसंट्रेटेड लोड में बदलना चाह रहे हैं तो जो भी पर यूनिट लेंथ आपको वेट दिया होगा, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ लोड बोलते हैं, ठीक है, वो जो दिया होगा पर यूनिट लेंथ, उसमें आप क्या करेंगे? टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो, और उसको अप्लाई कहाँ करेंगे? पॉइंट लोड के रिप्रेजेंटेशन से मिडिल ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ यूडीएल, ठीक है, वहां पे आप अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड या एक समान रूप से परिवर्तनशील भार। देखिए जो यूडीएल होता है वो सेम इंटेंसिटी से पूरे बीम पर जितना भी डिस्टेंस में लगा होता है लेंथ पर, उतने में सेम ही लोड का प्रभाव डालता है, ठीक है, हर पॉइंट पे आप देखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहीं यूबीएल की, तो ये बढ़ता या घटता जाता है ना, जैसे जैसे आप लेंथ के अलॉन्ग मूव करेंगे ये लोड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। मतलब कि एक समान आपको नहीं मिलेगा कि पॉइंट ए पे अगर जितना लोड लग रहा है उतना ही पॉइंट बी, उतना ही पॉइंट सी पे लगेगा। तो अगर हम बात करें यूवीएल की, तो इसमें जो हमारा लोड होता है वो पूरी बीम पर एक समान रूप से ना लगकर घटते या बढ़ते हुए कार्य करता है, तो इसको हम परिवर्तनशील या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बोलते हैं। अगर बात करें तो इस लोड का हमें जो वैल्यू दी रहती है वो पर यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं दी रहती है, वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू दी रहती है। अब अगर यहाँ पे देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम ट्रायंगल जो होता है ट्रायंगल के फॉर्म में करते हैं,
अगर पॉइंट ए पे बात करें, यहाँ पे मिनिमम लोड लग रहा है। यहाँ पे देखिए कौन सा सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। तो अगर बात करते हैं तो इसको हम ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट ए पे जो है ये लोड मिनिमम होगा और पॉइंट बी पे क्या होगा, मैक्सिमम लोड होगा, ठीक है। और W जो दिया रहेगा वो पॉइंट बी वाला दिया रहेगा, मैक्सिमम वाला, पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको इस तरीके से ट्रायंगल की हाइट दी रहती है तो आप क्या करते हैं एरिया निकालने के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमें निकालना रहे तो हम इसको, अगर हमें क्या नाम है, कंसंट्रेटेड लोड में बदलना है तो हम क्या करेंगे कि W यानी कि मैक्सिमम जो लोड लग रहा होगा इनटू लेंथ ऑफ यूवीएल लोड, यानी कि जितने पे यूवीएल लग रहा होगा। अब यहाँ पे कंप्लीट पूरे बीम पे लग रहा है, हो सकता है आपको कहीं पे पूरे बीम पे ना मिले सॉरी। तो मतलब कि जितनी लेंथ पे लग रहा होगा उस लेंथ को मल्टीप्लाई कराएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एट वर्किंग एट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इतना हमको जो इसका टोटल लोड होगा, ये जो टोटल यूबीएल लगा है इसका लोड हमें मिल जाएगा। अब इसको हमें कंसंट्रेटेड में चूंकि बदलना है तो कंसंट्रेटेड को हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो ये हमने इसको एज अ सम एज अ होल लोड कैलकुलेट कर लिया, इसको हम इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे। तो आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ट्रायंगल का, वो बेस से 1/3 और टॉप से 2/3 होता है। तो हम अगर इसका देखेंगे कि ये हमारा जो क्या नाम है कंसंट्रेटेड लोड में हमने बदला है, ये कहाँ पे कार्य करेगा। तो यहाँ पे टॉप, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो यहाँ पे टॉप हमारा ए है और बेस बी वाला है। तो ए से 2/3 पे, यानी कि जो टोटल लेंथ है उसका 2/3 पे, और अगर बेस से बी से बात करें तो 1/3 ऑफ द लेंथ। यहाँ पे जो हमारा ये कंसंट्रेटेड लोड जो हमने बदला है वो कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स मैंने आपको, ये एग्जांपल पहले ही डिस्कस किया हुआ था। इसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। कुछ लोग अगर अल्टरनेटिव इसका करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। वैसे आप क्या करेंगे कि मूवमेंट और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करके आप क्वेश्चंस को आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा अल्टरनेटिव मेथड में क्या करेंगे कि जैसे आपको ए पॉइंट पे रिएक्शंस निकालनी है, यहाँ ए और बी पे सपोर्ट दिया हुआ है और ये तीनों लोड कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमें ए या बी पे रिएक्शन निकालनी है तो अगर बात करें तो करना क्या होता है कि ये जो लोड है, इस लोड को आप मल्टीप्लाई कराइए। अगर ए के लिए आप ज्ञात कर रहे हैं, है ना, आर ए का रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो पहले ये वाला लोड लीजिए, फिर इसके अपोजिट जो लेंथ है बी से उसको मल्टीप्लाई कराइए। दैट इज जैसे 60 इंटू सी बी लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 5, 2 2 4 1 5, है ना। तो 60 इंटू 5 अपॉन टोटल लेंथ, यानी कि ए बी। तो ए बी हमारा कितना है 6। तो यानी कि अगर बात करें तो रिएक्शन आर ए बराबर क्या हो जाएगा 60 इंटू सी बी बाई ए बी प्लस फिर 80 इंटू डी बी बाई ए बी फिर 90 इंटू ई बी बाई ए बी। इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। तो ये एक मेथड हमारे पास ये भी है, ठीक है। अब देखिए अगर मूवमेंट निकालते हैं तो मूवमेंट की भी डायरेक्शन माननी पड़ती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि ए के अबाउट जो है मूवमेंट ले लीजिए। तो अगर हम ए के अबाउट मूवमेंट लेते हैं तो आप देखिए कि जो आपका वेट 60 किलो न्यूटन है,
ये क्या करेगा, इसको घड़ी की डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का पॉइंट ए के अबाउट प्रयास करेगा। तो आप चाहे क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये 60 न्यूटन प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ए के अबाउट ले रहे हैं तो आर ए तो जीरो हो जाएगा क्योंकि लेंथ यहां से जीरो है। फिर अब देखिए यहां पे माइनस लिया हुआ, दैट इज इसने ये माना है कि जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिस डायरेक्शन में घड़ी घड़ी घूमती है उसके अपोजिट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज इसने माना है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज इसने निगेटिव माना है। तो देखिए 60 इंटू 1, ये आपकी 1 मीटर लेंथ हो गई पॉइंट ए से, ठीक है। उसके अलावा फिर 80 किलो न्यूटन देखिए लग रहा है, और ए से इसकी लेंथ कितनी है, 2 न्यूटन और 2 मीटर। अब देखिए ये भी क्या कर रहा है कि ए के अबाउट अगर नीचे की तरफ ऐसे रोटेट कराएगा, फोर्स लगेगा तो ये नीचे की तरफ ए के अबाउट रोटेट कराएगा इस तरीके से। तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, दैट इज ये भी निगेटिव रहेगा एज पर आवर साइन कन्वेंशन। उसके अलावा तीसरे लोड की बात करें 90 न्यूटन पॉइंट ई पे लग रहा है, तो पॉइंट ई से अगर ए की लेंथ की बात करें तो 4 मीटर है, ठीक है। ये 4 मीटर आपकी जो टोटल लेंथ है, और देखें ए के अलोंग जो है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कराएगा, तो ये भी हमारा 90 इंटू 4 निगेटिव में ही होगा। अब देखिए एक लोड और बच्चा पॉइंट बी पे आरबी। अब देखिए आरबी क्या कर रहा है, जिस तरीके से घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट घुमाने की, ये ऊपर की तरफ ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा बीम को पॉइंट ए के अबाउट। तो इसको हम पॉजिटिव लगेंगे क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है। और लेंथ हमको कितनी हो जाएगी, 1 1 2 2 4 2 6, यानी कि टोटल 6 मीटर लेंथ। तो आरबी इंटू 6, है ना, आरबी इंटू 6 ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आरबी और आरए निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां से आपको आरबी और आरए में एक इक्वेशन मिलेगी, ऊपर एक इक्वेशन ऑलरेडी है, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है आ जाएगा। इसी तरीके से अल्टरनेट मेथड में क्या करेंगे कि अगर आपको आरए रिएक्शन निकालना है तो आरए के बाद जितने लोड लग रहे हैं 60 80 90, इन तीनों लोड में से जैसे एक लोड को उठाइए, फिर दूसरे एंड पे उस लोड की दूरी ले लीजिए, अपान में टोटल बीम की लेंथ ले लीजिए, ठीक है। फिर ऐड करिए नेक्स्ट वाले को, फिर दूसरा लोड लीजिए, उसकी दूसरे एंड पे दूरी लीजिए, ठीक है, जो कि डीबी है। फिर आप टोटल लेंथ ऑफ बीम ले लीजिए अपान में, फिर तीसरा लोड लीजिए, फिर उसकी दूसरे एंड पे दूरी लीजिए, फिर आप अपान में टोटल लेंथ ले लीजिए, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपका रिएक्शन ए आ जाएगा। ऐसे अगर आप आरबी की बात करेंगे तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, 90 ले लीजिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन की लेंथ लीजिए, यानी कि ए लेंथ से मल्टीप्लाई करा के अपान में टोटल लेंथ कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो रिएक्शंस आपकी हैं आर ए आर बी, वो क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में आपको पता चल जाएंगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये भी आपके बीटी बोर्ड में 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिया हुआ है चित्र में दिखाई गई बीम की टेकों पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब कि जो सपोर्ट है उन पे आपको रिएक्शंस निकालना है। अब देखिए पहले आपका कौन कौन सा लोड कार्य कर रहा है, एक तो 500 न्यूटन का वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, और एक थीटा एंगल पे, ठीक है, बीम से एंगल 60 पे 400 न्यूटन कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो 400 न्यूटन थीटा एंगल पे कार्य कर रहा है इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फोर्सेस को रिजॉल्व कैसे करते हैं। थीटा जिधर होता है
उस साइड कॉस होता है। तो यानी कि एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, बी टू ए जो लगेगा वो 400 cos 60 होगा, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा 400 sin 60। तो दूसरे फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए 400 sin 60 वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, 400 cos 60 बी टू ए की डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये तो हो गया आपका लोड। अब देखिए रिएक्शन, चूंकि क्या है, ये रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक ही होगा, लेकिन मैंने आपको अभी इसी लेक्चर्स में पहले बताया था कि अगर जो हिंज सपोर्ट है वो एन पे होगा तो उसमें दो रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो ए पे क्या है, हिंज सपोर्ट है, और एन पे है तो यहाँ पे तो आपको दो रिएक्शन मिलेंगी, एक तो वर्टिकली अपवर्ड और एक हॉरिजेंटल, ठीक है। तो आइए बैलेंस करते हैं फोर्सेस को। तो अगर हम फोर्स को बैलेंस करें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में एक आपका एच ए काम कर रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट एक काम कर रहा है 400 cos 60। अब इन दोनों का समेशन क्या हो जाएगा, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं काम कर रही है, तो इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से जो हॉरिजेंटल रिएक्शन हमारी ए पॉइंट पे आ गई वो कितनी आ गई, 400 cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, ठीक है। इस तरीके से 200 न्यूटन हमारी फोर्स आ गई ए पे। इसी तरीके से अगर मोमेंट की बात करें पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे अगर हम मोमेंट की बात करते हैं, किसी एक पॉइंट के अलोंग जो है आप मोमेंट ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि लीजिए, आप सी के भी ले सकते हैं, आप डी के भी ले सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अलोंग आप मूवमेंट ले सकते हैं। फायदा क्या है, हम ऐसी पॉइंट के अलोंग मूवमेंट लेते हैं जहां पे हमें कम से कम मैक्सिमम फोर्सेस 0 मिल जाए। अब देखिए अगर आप ए के अलोंग लेंगे तो आपको आर ए और एच ए, क्योंकि ये ए से ही पास हो रही हैं तो ये दोनों 0 हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो आपको 400 cos 60 है ये भी इसी से पास होगी, तो इसका भी 0 हो जाएगा, यानी कि तीन फोर्सेस आपको 0 मिल जाएंगी। सेम कंडीशन यहाँ भी इंप्लीमेंट होगा। अगर आप अलोंग डी लेते हैं तो यहाँ पे 400 sin 60 और 400 cos 60 0 हो जाएगा, उसके अलावा एच ए 0 हो जाएगा। अगर आप बी पे लेंगे तो आर बी और 400 cos 60 ये दोनों 0 हो जाएंगे, साथ में हॉरिजॉन्टल फोर्स एच ए भी 0 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट सब में जो है तीन के तीन 0 हो रहे हैं, ठीक है। टोटल कितने फोर्सेस हैं, 2 2 4 2 6, यानी कि 6 में से 3 फोर्स 0 हो रहे हैं, ठीक है। देखिए तो अगर हम ए के अबाउट जो है मोमेंट लेते हैं तो ए से पास होने वाला एच ए है और आर ए है, लेकिन इनकी डिस्टेंस क्या है, ये इसी पॉइंट पे ए से ही पास हो रहे हैं दोनों फोर्स, तो एच ए इंटू 0 आर ए इंटू 0, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं 500 की, तो हम वही मान के चल रहे हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है और जो क्लॉकवाइज है वो निगेटिव है। हमारा साइन कन्वेंशन ये है, तो 500 देखिए ये ए के अलोंग क्या करेगा, घड़ी के डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, है ना। जो 500 न्यूटन फोर्स है वो ए के अलोंग, ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा, तो क्लॉकवाइज हमने ऑलरेडी नेगेटिव मान के रखा है। अब 500 की ए से दूरी 2 मीटर है, तो देखिए यहाँ पे -500 इंटू 2 कर देंगे। फिर बात करें 400 sin 60 की, तो 400 sin 60 की डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगी, तो 400 -400 sin 60 इंटू 3, ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाने का प्रयास कर रहा है। फिर बात करें 400 cos 60, तो 400 cos 60 चूंकि ए से ही पास हो रहा है तो इसकी डिस्टेंस कुछ नहीं है, 0 है, इसलिए टोटल समेशन फोर्स का इफेक्ट पॉइंट ए पे 0 हो जाएगा। उसके अलावा बात करें बी पे रिएक्शंस की, आर बी,
तो देखिए आरबी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रहा है। आरबी हमारा होगा पॉजिटिव, इसकी दूरी निकालेंगे तो 3 1 4 2 6 मीटर, तो आरबी इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो आरबी इंटू 6 बराबर ये 0 हो गया, ये हो गया 400 साइन 60 इंटू 3, ठीक है, और प्लस 500 इंटू 2। अब देखिए 400 साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, आरबी हमारा निकल जाएगा, और जब आरबी निकल जाएगा, ठीक है, तो हमें हॉरिजेंटल जो रिएक्शन है ए पे वो पता चल चुकी है, बी पे वर्टिकल रिएक्शन पता चल चुकी है। अब बात करते हैं इनके रिजल्टेंट की। नहीं, अभी हमने केवल वर्टिकल डायरेक्शन में ही तो बैलेंस किया है, मोमेंट निकाला है। अभी हमारी एक अननोन फोर्स बच रही है आर ए, वो हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको आर बी पता चल चुका है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एट ए पता चल चुका है, लेकिन आर ए हमको नहीं पता चला है। तो आर ए की बात करें तो हम क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं। एक हमारा वही बचा हुआ है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस एक आर ए लग रहा है, एक 500 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ये 400 साइन 60 नीचे की तरफ लग रहा है, और आर बी लग रहा है। तो बात करें आर ए -500 -400 साइन 60, क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, और नीचे की तरफ जो है फोर्सेस हमने निगेटिव मानी है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानी है, प्लस आरबी हो जाएगा, आरबी जो कि ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे साइन 60 की वैल्यू √3/2 रखेंगे, तो हमारा इस तरीके से जो है आर ए वो हमारा आ जाएगा, क्योंकि आर बी हमको पता है, तो इक्वल टू के उधर भेजेंगे जो रिमेन वैल्यू जो पता है, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आर ए आ जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मिनट देखते हैं, क्या रिजल्टेंट पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में रिजल्टेंट नहीं पूछा है, फिर भी देख लेते हैं कि किस तरीके से दोनों का पॉइंट ए पे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, अगर उसको हमें फोर्स में कन्वर्ट करना हो, अब देखिए आर ए डैश मतलब कि जो ए पे एक्चुअली में फोर्स लग रही थी, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट ले लीजिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हमारी 200 थी और वर्टिकल हमारी ए पे 506.53 है, तो दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो और अंडर रूट लेंगे तो हमारा 544.6 न्यूटन ये हमारा रिएक्शन पॉइंट ए पे आ जाएगा। अब बात करते हैं कि जो रिजल्टेंट ए पे कार्य कर रहा रिजल्टेंट, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कितने एंगल पे वो कार्य करेगा। तो अगर हम बात करते हैं उसकी, तो एज यू ऑल नो हॉरिजॉन्टल ये हो गई, वर्टिकल ये हो गई, हमको हॉरिजॉन्टल से अगर डायरेक्शन पता करनी है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो tan थीटा tan अल्फा अगर अप्लाई करते हैं तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा आर ए हो जाएगा, आधार हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो इस तरीके से आर ए बाई एच ए कर देंगे तो हमारा tan अल्फा आएगा, और इनवर्स ले लेंगे tan, तो एंगल हमारा अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक और यूपी बोर्ड 2002 में आया हुआ है बीटी में, यूपी बीटी में, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि एक बीम है ए बी जिसकी लंबाई आपको 2 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो बीम है ये ए और बी पे क्या है, सस्पेंडेड है, मतलब कि सपोर्ट ए और बी पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर बीम पर 1 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन 1 किलो न्यूटन के संकेंद्रित भार बिंदु ए से 0.51 और 1.75 की दूरी पर लगी हुई है, मतलब कि कंसंट्रेटेड लोड 1 मीटर और 0.5 मीटर 1 मीटर और 1.75 मीटर पे
लगे हुए हैं। तो ए और बी पे हमें रिएक्शंस निकालनी है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास अननोन कितने हैं देखिए, एक तो आर बी अननोन है और एक आर ए अननोन है, यानी कि दो अननोन है। तो हमें कोई भी दो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रही है तो आप हॉरिजॉन्टल वाली तो इक्वेशन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। जब कोई फोर्सेस ही नहीं है तो आप बैलेंस क्या करेंगे। तो बची हमारी वर्टिकल में बैलेंस कर लें और हम मोमेंट को बैलेंस कर लें किसी पॉइंट के अबाउट। तो हमें जो है टोटली जो अननोन हमारे हैं आर ए एंड आर बी वो हमें पता चल जाएंगे। अब देखिए वर्टिकल कौन कौन से, 1 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, 2 किलो न्यूटन नीचे की तरफ और 1 किलो न्यूटन नीचे की तरफ, ये तीन फोर्सेस वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना और नीचे की तरफ हमने निगेटिव मान रहे हैं, यानी कि वर्टिकली अपवर्ड हम साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव ले रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड हम साइन कन्वेंशन में निगेटिव ले रहे हैं। तो जो आर ए होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो आर ए फिर -1 किलो न्यूटन, -2 किलो न्यूटन, -1 किलो न्यूटन, फिर आर बी हमारा पॉजिटिव होगा प्लस आर बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमको ये मिल गई, ठीक है। देखिए आर ए -1 -2 -1 प्लस आर बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें एक रिलेशन आर ए एंड आर बी में मिल जाएगी। अब दूसरा, चूंकि हमको दो इक्वेशन चाहिए तो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, मान लीजिए आप ए के अबाउट जो है मोमेंट ले रहे हैं, तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर ए का तो मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो न्यूटन इंटू 0.5 यानी कि 0.5 बचा। ये ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम निगेटिव मानते हैं तो -0.5। फिर 2 किलो न्यूटन इंटू 1 यानी कि -2, ये भी निगेटिव होगा, ठीक है। और फिर एक 1 किलो न्यूटन, ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये भी निगेटिव होगा, इंटू 1.75, ठीक है। और आरबी देखिए ये क्लॉक वाइज ना लग के एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, प्लस आरबी, ठीक है। तो अगर हम जो निगेटिव टर्म्स हैं उसको दूसरे साइड भेजें, आर ए तो 0 ही हो गया, और ये -0.5 -2 -1.5 इसको अपोजिट साइड भेज दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और सारे को ऐड कर लीजिए तो 4.25 जो हो गया इक्वल टू 2 आरबी, ठीक है। तो आरबी बराबर 4.25/2 बराबर 2.125 किलो न्यूटन। अब आरबी की वैल्यू हमको पता चल गई तो उसको आर ए प्लस आरबी वाले इक्वेशन में रखते हैं, और आर ए जो है वो हमें आसानी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके बीटी में आया हुआ है। एक 6 मीटर लंबाई की बीम है जिसके दोनों सिरे पर रोलर सपोर्ट है, ठीक है। बीम पर 3 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन के जो फोर्स हैं वो तीनों भार बाई टेक से क्रमशः, अब बाई टेक की मतलब ए पॉइंट पे 1 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर पे है। तो वही रिएक्शंस आपको बताने। अब सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है, सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है कि बी पे रोलर सपोर्ट है। तो जब रोलर सपोर्ट होगा तो आपका केवल एक रिएक्शन ही कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे आप
दो लेंगे भी, सिग्मा एक्स भी लेंगे तो एक्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एक्स में कोई भी हमको रिएक्शन नहीं निकालनी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए पे वर्टिकल, ए पे और बी पे वर्टिकल कितना रिएक्शन कार्य कर रहा है। तो अगर हम वाई डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करें तो एक तो रिएक्शन लग रहा है पॉइंट ए पे आपका आर ए, ठीक है, चूंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है पॉजिटिव हमने लिया। फिर नीचे 3 किलो न्यूटन निगेटिव लग रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड काम कर रहा है। फिर 7 किलो न्यूटन डाउनवर्ड काम कर रहा है और 10 किलो न्यूटन डाउनवर्ड काम कर रहा है। और फिर बी पे ही एक रिएक्शन और कार्य कर रही है आर बी, वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ कार्य कर रही है। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी हमें मिल जाएगा। तो तीनों को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 7 17 प्लस 3 20, उधर दूसरे साइड भेजेंगे इक्वल टू के तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू हमें 20 मिल गया, सॉरी। उसके बाद किसी भी पॉइंट के, चाहे आप ए या बी किसी भी के अलॉन्ग जो है आप मूवमेंट ले लीजिए। चलिए, चूंकि हमें सारे फोर्सेस की डिस्टेंस पता है, तो अगर हम ए के अलॉन्ग लेते हैं तो आर ए का तो इफेक्ट जीरो हो जाएगा तुरंत। 3 क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो -3 इंटू 1 कर देंगे। 7 ये भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो -7 इंटू 4 कर देंगे। और 10 भी क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो -10 इंटू 6 कर देंगे ये। उसके अलावा जो आरबी पे रिएक्शन लगेगा वो क्लॉकवाइज ना घुमा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो आरबी इंटू ये लेंथ 6 ये प्लस में होगा। अब इस तरीके से हम आरबी की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, आरबी की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए एक ओवर हैंग बीम का क्वेश्चन देखते हैं।